कौन से 2 सवाल बचे थे? 10 और 11। चलो ठीक है, एक एक करके निपटा देते हैं। पहले आओ 11 देख लो, फिर 10 देख लेंगे, बस खत्म। हाँ बेटा, तो अगर 11 क्वेश्चन देख पा रहे हो तो मिस्टर एक्स एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर। 1 जनवरी 2025, ठीक है, 1 जनवरी 2025 को क्या हुआ इनका? रिटायरमेंट हुआ है। तो 1 जनवरी 2025 को इनका रिटायरमेंट हुआ है, वो भी 30 साल काम करने के बाद। ठीक है, 1 जुलाई 23 को इनकी पे स्केल इतनी थी, तो पे स्केल थोड़ी नजदीक के दी है तो ज्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, ये अच्छाई हो गई। तो अगर जुलाई से लेके अगले साल जून तक देखें तो इनकी सैलरी 8,000 रहेगी, है ना। और अगले साल मतलब 1 जुलाई 2024 से इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 8,200। ठीक है, फिर ही वॉज गेटिंग 20% ऑफ द पे का डीए, जो कि क्या आएगा? अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये टेक्निकली डीपी, तो 20% डीपी भी है। 7 महीने की इन्होंने लीव अर्न करी। ठीक है, लीव क्या करी? इनके क्रेडिट पे पड़ी हुई है। कितने महीने की लीव? 7 महीने की। तो छुट्टियों का भी एक अकाउंट होता है, जब कंपनी में काम करने जाओगे तब पता चलेगा। कंपनियां ऐसे करती हैं, जैसे मान लो तुम्हारी कंपनी में जॉब लगी तो तुम्हारी कंपनी 30 दिन की छुट्टी देती है, तो क्या करती है? साल भर के पहली तारीख को एक खाता खोल देगी, छुट्टी का खाता, मतलब लीव अकाउंट। उसमें 30 दिन की छुट्टियां क्रेडिट कर देगा, तो तुम्हारे खाते में 30 दिन दिखेंगे छुट्टी के। फिर जब तुम एप्लीकेशन लगाओगे कि आज 2 दिन की छुट्टी चाहिए, एप्लीकेशन लगाते हो, एक्सेप्ट करेगा, 2 दिन माइनस करेगा कट्टे से, अब 28 बचे। तो छुट्टी का एक खाता बन गया, जहां हर साल जितनी छुट्टियां मिलती है वो क्रेडिट कर देगा, और जब जब छुट्टी लोगे तो क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। और रिमेनिंग जो छुट्टियां बची होंगी उसका आपको क्या देता है? भुगतान देता है। तो इसके खाते में कितनी छुट्टियां बची हैं? 7 महीने की, है ना। तो इसका मतलब, और 30 दिन के हिसाब से ही लिखा, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि एम्प्लॉयर भी इनकम टैक्स के हिसाब से चल रहा है। तो उसका मतलब एम्प्लॉयर के हिसाब से भी 7 महीने की छुट्टी बची होंगी, और इनकम टैक्स के हिसाब से भी कितनी बची होंगी? 7 ही महीने की बची होंगी। तो यहाँ आखिरी में इंटू 7 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ हम लोग वही तो लिखते हैं कि कितने महीने की छुट्टी बची हुई है 30 दिन के हिसाब से। ठीक है, अगर हिंदी में बोला जाए इसको, तो इसका मतलब होता है कि अगर हर साल के बदले में तुम्हें 1 महीने की छुट्टी मिलती, तो ऐसे हालात में कितनी छुट्टियां आपकी बची होती। ठीक है, अगर हर साल आपको 1 महीने की हम छुट्टी देते और इस हिसाब से कैलकुलेशन करी जाती, तो आज कितनी छुट्टियां बची होती, इन टर्म ऑफ मंथ आपको लिखना होता है। तो कुल मिला के 7 महीने की छुट्टियां बची हैं, तो यहाँ आ जाएगा इंटू 7, यानी इसका मतलब हो गया इंटू 7। ठीक है, अब हमें क्या करनी पड़ेगी? सबसे पहले एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी। पैसे के नाम पे देखो क्या मिला है, 57,400 रुपए की बेसिक सैलरी मिली और 11,480 रुपए का डीए मिला है। बताया भी था कि जो छुट्टियां आप नहीं लेते उसके बदले में केवल बेसिक सैलरी का पैसा और डीए का ही पैसा आपको दिया जाता है। तो यही है आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव, 57,400 और 11,480 रुपए। तो ये हो गया 68,880 रुपीज। स्टैचुरी लिमिट आप सब जानते हो 25 लाख की है। इसके बाद हमें कुल मिला के एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी, और एवरेज सैलरी निकालते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। रिटायर हुए भैया 1 जनवरी को ना, तो पिछले 10 महीने हुए हमारे मार्च 2024 से दिसंबर 2024, मार्च 2024 से दिसंबर 2000। तो अगर यहां से देखो तो 1 जुलाई 24 को इसकी सैलरी 8200 हो गई होगी, मतलब जून 24 तक तो सैलरी कितनी रहेगी? 8,000। तो यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने आएंगे 8,000 के स्लॉट में, और बाकी 6 महीने गिरेंगे 8200 के स्लॉट में। वैसे गिरा देते हैं 8,000 इंटू 4 और 8200 इंटू 6, और ये जो भी आएगा ये तो बेसिक सैलरी होगी। डियरनेस पे भी तो है 20% का,
तो जितना आए उसमें 20% और ऐड कर लेना, उसी का निकाल के जितना आएगा उसी में क्या करना है, 20% आपको और ऐड करना है इसी अमाउंट का, और फिर डिवाइड बाय 10 कर लोगे तो आपकी एवरेज सैलरी आ जाएगी। तो ये करके कितना पैसा आ रहा है, 8,000 इंटू 4 32,000, और 8,200 इंटू 6 और 32,000 और जोड़ लें, 81,200 हो रहा है। इसी में अगर 20% और जोड़ लोगे और डिवाइड बाय 10 कर लोगे तो एवरेज सैलरी आ जाएगी 9,744 रुपए। यहाँ होता है फॉर्मूला 10 इंटू एवरेज सैलरी का, यहाँ फॉर्मूला होता है एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ मंथ ऑफ लीव अनअवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज या 1 मंथ लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ। वही फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे छोटा आ रहा है 68,208, और इस सवाल में केवल एग्जम्प्ट वाला ही अमाउंट आपको बताना था। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। जहां कोई बात इसमें ना समझ में आई वहां पूछ सकते हो, वरना सवाल कंप्लीट हुआ। नोट कर लो फटाफट, फिर आगे हम लोग चलेंगे। एवरेज सैलरी नहीं समझ में आई, कब रिटायर हुआ है, तो पिछले 10 महीने लेते हैं, तो यहां से यहां लिए तो समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। 1 जुलाई 2023 को इनको पे के लिए मिला था, तो इसका मतलब है जुलाई से इनकी सैलरी चालू होगी कितनी, 8,000। और कब तक 8,000 रहेगी, जब तक 12 महीने ना हो जाए। तो 12 महीने कब खत्म होंगे इनके, जून 2024 में। यानी हम कह सकते हैं मोटा कि जुलाई 2023 से जून 2024 तक इनकी सैलरी 8,000 रहेगी, और उसके बाद 200 रुपए बढ़ जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, 8200। तो इस 10 महीने में से मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई और जून, ये 4 महीने 8,000 वाले स्लॉट में आ रहे थे, तो 8,000 इंटू 4 कर दिया, 82 इंटू 6 कर दिया। ठीक है, नोट कर लो बेटा फटाफट, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और उसके खत्म होते ही हम लोग नए चैप्टर पे आ जाएंगे। तो नए चैप्टर का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, बस थोड़ी देर की देरी है, वरना नए चैप्टर में आ जाएंगे। फोटो शेयर कर दी, जिनका छूटा होगा बाद में नोट कर लेंगे। इधर देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। Sitaram was employee in a company which is not covered under the payment of gratuity act। पर्टिकुलर हिसाब से दे रखे हैं, तो इनकी सैलरी है 47,000, तो 47,000 इंटू कितना, 9 मंथ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1 जनवरी को ये रिटायर हो गए। ठीक है, वैसे थोड़ा सा यहाँ पे डेट 25 होगी ना कि 24, तो एडिट कर लेना, 1 जनवरी 2025 कर लेना। तो 1 जनवरी 25 को रिटायर हुए हैं 32 साल नौकरी करने के बाद। ठीक है, तो भैया 9 महीने की मिलेगी ये, तो 47,000 इंटू 9 करोगे तो 4,23,000 आ जाएगा। फिर डीए भी मिलता है जो कि टर्म वाला है, मतलब वो डीपी है, 3,000 इंटू 9 27,000। तो ये समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद इनको ग्रेचुटी रिसीव्ड हुआ है कितना, 8,20,000 का, तो देखना पड़ेगा उसमें कितना टैक्सेबल होगा। तो वर्किंग नोट बनाएंगे और ग्रेचुटी का टैक्सेबल वाला अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, ग्रेचुटी कितनी टैक्सेबल होगी वर्किंग नोट बना लेंगे, पता चल जाएगा। 2 मिनट का शब्द रखो। इसके बाद इनको मिला है कि 25,000 की पेंशन मिलना चालू होगी। कुछ कमिट तो करा नहीं रहे, तो ये कैसी पेंशन हुई, अनकमिटेड। 3 महीना तो मिलेगी, जनवरी फरवरी और मार्च। तो 25,000 इंटू 3 75,000, ये भी समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यूआरपीएफ वाला पॉइंट समझो,
यूआरपीएफ से इनको पैसा मिला है 4 लाख रुपए। यूआरपीएफ से क्या हुआ है, पैसा 4 लाख मिला है। अभी तुम लोगों ने लॉ में शायद प्रोविडेंट फंड एक्ट नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? कोर्स में तो है ये पीएफ एक्ट, देखा होगा सिलेबस, तो पीएफ एक्ट है शायद। तो उसमें ये बताया जाएगा आपको कि उस एक्ट में लिखा हुआ है कि नॉर्मली प्रोविडेंट फंड में बराबर बराबर का योगदान रहता है, ठीक है। एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूट करता है उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, और एम्प्लॉय चाहे तो एम्प्लॉयर से ज्यादा भी कंट्रीब्यूट करता है, कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 10%, या मान लो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है 10%, तो एम्प्लॉयर को 10 तो करना ही पड़ेगा। एम्प्लॉय चाहे तो और ज्यादा कर सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयर से कम नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ 10%, तो तुम ये नहीं कर सकते कि हमारे साथ 2% काटो, तो ऐसे नहीं चलेगा। हम 10 दे रहे हैं तो कम से कम तुम्हें 10 तो लगाना ही पड़ेगा। पैसा तुम्हारा ही है, तुम्ही को मिलेगा। तुम चाहो तो 15% कंट्रीब्यूट करवा दो, 20 करवा दो, 30 करवा दो, चलेगा। तो जब भी सवाल में अगर कोई हिंट नहीं दे रखी होती है तो हम लोग ये मानते हैं कि दोनों लोग बराबर बराबर ही कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है इस 4 लाख में 2 लाख कौन सा होगा, एम्प्लॉय वाला, और 2 लाख कौन सा होगा, एम्प्लॉय वाला। यहाँ टैक्सेबल होता नहीं है, एम्प्लॉयर वाला टैक्सेबल हो जाता है, इसलिए हाफ अमाउंट यहाँ टैक्सेबल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अजम्पशन लिया जाता है क्या, कि बोथ कंट्रीब्यूट। तो सवाल में दे रखा होता है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। हाँ बेटा तुम बताओ। देखो यूआरपीएफ में पैसा निकालते समय टैक्सेबल होता है, तो यहाँ पैसा निकाल ही रहा है, क्या लिखा है, रिसीव 4 लाख फ्रॉम यूआरपीएफ। यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूट करते समय टैक्सेबल नहीं कर दोगे, कहोगे सवाल में कहते हैं कि यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर लो, तो वहां टैक्सेबल नहीं करना। जब पैसा निकालोगे तो टैक्सेबल करेंगे। अगर रेशो नहीं दे रखा है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो इक्वली मान के आधा हम लोग टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। तो ये भी समझ में आ रहा होगा कैसे गेम चल रहा है। बस ये ग्रेचुटी वाला और निकालने, सवाल खत्म। तो ग्रेचुटी का एग्जाम अमाउंट निकालने के लिए आपको पता ही है 3 बातें आप लोग कैलकुलेट करते थे ना। पहला क्या होता था, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव जो कि 8,20,000 का हुआ। दूसरा स्टैचुरी लिमिट पकड़ लोगे 20 लाख रुपए की। और तीसरा, ये पीएफ एक्ट में कवर नहीं होते हैं ना, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/2 इंटू एवरेज सैलरी। अब इसकी सैलरी में कहीं कह नहीं रहा कि कब सैलरी बढ़ी है कब सैलरी घटी, कुछ बताइए क्या, नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब पिछले 10 महीने से सैलरी वही चल रही होगी 47,000, क्योंकि एवरेज निकालने की नीड वहां होती है जहां पिछले 10 महीने के अंतराल में कभी सैलरी बदली हो। अब 2-2 रुपए मिलते तुमको 5 बार, तो एवरेज भी 2 ही आएगा ना। कभी कुछ कम हो या ज्यादा हो तो एवरेज निकालने का कोई फायदा भी है। तो यहाँ एवरेज निकालने का कोई मतलब नहीं। एवरेज सैलरी क्या आ जाएगी आपकी, 47,000, लेकिन बेसिक सैलरी। जबकि एवरेज सैलरी की परिभाषा में लिखा हुआ है कि बेसिक सैलरी भी लेते हो और डियरनेस पे भी लेते हो, तो ऐसे लेना पड़ेगा। 47,000 की बेसिक सैलरी और 3,000 का डीपी, तो 50,000 हो गई आपकी एवरेज सैलरी, और इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो ऐसा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताना है आप। तो ऐसा सब मल्टीप्लाई करके शायद 8 लाख रुपए आ रहा है। तो इन तीनों में जो छोटा होता है वो क्या हो जाता है, एग्जाम। तो एग्जाम हो गया 8 लाख रुपए, तो टैक्सेबल कितना हो गया बचा हुआ 20,000। तो वही 20,000 तो यहाँ दिख रहा है तुम्हें, समझ गए। कोई भी डाउट हो किसी का पूछ सकता है। जिन्होंने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट कर चुके हैं कोई बात नहीं, फोटो आ जाएगी, आराम से घर पे बैठ के नोट करना। आज की क्लास का वैसे भी समय थोड़ा ड्यूरेशन कम है, तो काम सही से करना पड़ेगा। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा नया चैप्टर। नए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं अलग क्लास से।